गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, ओके। तो चलिए, आज जो है हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट करने को, ऑप्टिक्स स्टार्ट करना। आई थिंक हमने पुराना कंप्लीट कर लिया था ना, ईएम वेव। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं आज से। आप लोगों के एग्जाम वगैरह हो गए प्री बोर्ड स्कूल में? सर अभी अभी चल रहे चल हैं। रहे हैं। चल रहे हैं सर। चल रहे हैं अभी? लास्ट अगले ट्यूसडे को है। ओके, ट्यूसडे को है। अच्छा, दिवाली से जस्ट पहले। यस सर। तो हमारा तो इस वीक। इस वीक में खत्म। यस सर। उसमें क्या हुआ आपके? आप बोल रहे थे टीचर ने पढ़ाया नहीं। कौन से टीचर? फिजिक्स के थे, बायो के थे, कौन से थे? बायो के। तो उसमें क्या हुआ, क्या दिया उन्होंने फिर पेपर में? सर अभी परसों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लगातार। लगातार है। फिजिक्स में कहाँ तक आ रहा है आप लोगों का? सेम आ रहा है सबका? हम बना रहा है पूरा। प्री बोर्ड तो हो गया सर मेरा फिजिक्स का। तो अच्छा, अब सीधा बोर्ड है आपका दिसंबर नवंबर में, मतलब? सर दिसंबर में। दिसंबर में? नवंबर 15 से नहीं? आप लोग कब से आते लोग सर ट्वेल्थ का? दिसंबर से है, 3 3 दिसंबर दिसंबर से स्टार्ट है सर बोर्ड। अच्छा, ट्वेल्थ वालों का 3 दिसंबर से। से। सर वो 15 ओके, से जो है वो मतलब टेंथ वालों का है। अच्छा, ठीक है। एक एग्जाम मेरा पहले होगा 16 को, 16 नवंबर। बोर्ड का? यस प्री सर। सर मेरा वो बोर्ड? मेन माइनस। सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम नहीं होगा 15 से। यस सर, क्योंकि मेरे पास एक माइनर सब्जेक्ट भी है। अच्छा, क्या लिया आपने माइनर में? सर ईडी। इंजीनियरिंग ड्राइंग। यस सर। चलो बढ़िया है यार, तुम्हारा इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट तो निपटेगा। बड़ी टेंशन होती है तो इंजीनियरिंग में जाके ईडी की, जिन पे सर होती मैं नहीं इसी है। पेपर है टर्म 1 का, तो मतलब जिसके पास है भी नहीं ना ईडी वो भी कर लेगा। अच्छा। बेसिक नॉलेज पूछ रहे हैं बस। अच्छा, ओके। आप लोगों ने वो पढ़ लिया? मैंने एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, वो सब पढ़ा, बनाया आप लोगों ने कुछ? यस सर। बनाया भी है मतलब उसके? यस सर, बनाया भी है। अच्छा। हमारे टाइम बड़ा टेंशन था डीटीयू में। मैंने आपको बताया शायद पहले भी कि फर्स्ट टर्म में सबसे ज़्यादा फेल बच्चे ईडी में हुए थे। मैंने हमसे पिछला वाला बैच था, लास्ट बैच, उसमें काफ़ी बच्चे फेल कर दिए थे उन्होंने। 500 में से 300 कुछ बच्चे फेल कर दिए थे शायद। हल्की हल्की चीज़ों में मार्क्स काट लेते हैं, एरो अच्छे से नहीं बनाया तो मार्क्स काट लिया। हाँ हाँ, कुछ भी काट देते हैं कि आपका ये गलत है। आपके नाम, अपना नाम आपने लिखा है, नाम में अगर आपने अल्फाबेटिकल वैसे लिखा जैसे लिखना होता है ईडी में, यस। हाँ, जो उसमें उनके भी काट ब्लॉक्स देते होते हैं। हैं अलग अलग ब्लॉक लेटर में। उसमें भी काट देते हैं। बहुत सारा हुआ है उसमें पंगे, तो टेंशन रहती है। चलो, एक सब्जेक्ट नहीं बढ़िया आपका, बढ़िया। चलो फिर सब लोगों का पेपर वो हो रहा है, तो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं। बड़ा चैप्टर है, और आई थिंक ये मेन चैप्टर है आपका लास्ट, ऑप्टिक्स जो है। उसके बाद फिर आपका जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स है, वो काफ़ी आप पढ़ ही चुके हो ऑलरेडी। एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसमें कुछ पोर्शन ही है जो हमें फिजिक्स में नया पढ़ना है। बाकी आप काफ़ी पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में। उसके अलावा सेमीकंडक्टर आएगा, तो ठीक ठीक है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है। सेमीकंडक्टर एक है आपका, और फिर कम्युनिकेशन तो छोटा चैप्टर है। तो मेन चैप्टर आपका जो बड़ा चैप्टर है ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स में दो तरह का हम पढ़ेंगे, एक तो रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स है। तो पहले हम रे ऑप्टिक्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है, रे क्या है, वेव क्या है। तो दो पार्ट यहाँ पे होंगे आपके ऑप्टिक्स में, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक होगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में हम मिरर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह। वेव ऑप्टिक्स में जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो उसके वेव नेचर के, लाइट का वेव नेचर को शो करते हैं, वो सब देखेंगे। तो लाइट जो थी, एक्चुअली लाइट काफ़ी टाइम से सबको दिख तो रही थी लाइट है। उसके रिगार्डिंग थ्योरी बननी शुरू हुई, तो न्यूटन ने सबसे पहले थ्योरी दी। न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, तो उसने पार्टिकल थ्योरी दी। और उसने कहा जो पार्टिकल हैं इनको, उसने बोला जो पार्टिकल हैं आपके, ये अलग अलग लाइट के अलग अलग शेप, मैंने वो साइज के पार्टिकल होते हैं। तो उसने अलग अलग उनके पार्टिकल के नाम दिए, कॉर्प्स। उसने बोला कॉर्प्स हैं ये, और इनके जो हैं रेड कलर का अलग होता है, ब्लू कलर का अलग होता है, और सबका अलग अलग होता है। तो उसने थ्योरी दी, लेकिन थ्योरी बाद में गलत हो गई थी। तो दिस थ्योरी वाज नॉट फर्दर अप्रूव्ड। फिर इसके बीच में जब ये थ्योरी चल रही थी, तो एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइगन प्रिंसिपल, आप पढ़ोगे भी आगे फिजिक्स में। तो हाइगन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है एक और थ्योरी दी, उन्होंने वेव नेचर बोला कि लाइट में जो है वेव नेचर है। लाइट जो है पार्टिकल नेचर नहीं शो करती, वेव नेचर शो करती है। फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इस टाइम पे हुए,
जैसे कि इंटरफेरेंस हुआ, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हुए अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा अलग अलग टाइम पे। डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना देखा गया। पोलराइजेशन देखा गया। तो इन सब एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ या डिटरमाइन हुआ कि लाइट इज अ वेव। लेकिन तब तक कुछ और एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ चलते रहे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ। तो इन सब से जो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हुए, इनसे पता चला कि पार्टिकल इज सॉरी लाइट इज अ पार्टिकल। तो लाइट हैज पार्टिकल नेचर, इनसे ये प्रूव हुआ। इनसे प्रूव हुआ कि वेव नेचर है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इस दौरान फिर जो है डी ब्रॉगली एक थे, उन्होंने बोला कि हर चीज में वेव नेचर होता है, मैंने पार्टिकल में भी वेव नेचर होता है। आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, यस सर। है ना। तो उन्होंने कहा कि हर पार्टिकल में वेव नेचर होता है, हर वेव में पार्टिकल नेचर होता है। तो हर चीज में ड्यूअल नेचर होता है। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि लाइट ऑल्सो हैज द ड्यूअल नेचर। तो लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल है, इट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। तो ये पार्टिकल नेचर कब शो करती है, वेव नेचर कब शो करती है, तो डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो आपकी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होंगी उसमें कभी ये पार्टिकल नेचर शो करेगी, कभी वेव नेचर शो करेगी। इसमें ड्यूअल नेचर है। एक मिनट। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें से अभी केमिस्ट्री में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है आपने? यस सर। यस पढ़ लिया। अच्छा, और क्या पढ़ा इसमें से? डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस वगैरह। ये सही नहीं पढ़ा। मैं सर ये सब नहीं पढ़ा। कॉम्पटन इफेक्ट है वहाँ पर? नहीं सर। नहीं है। डी ब्रॉगली तो पढ़ लिया होगा। यस सर, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अच्छा, ठीक है। और सब और जो बोर क्वांटम मॉडल। मैकेनिक्स ग्राफ पढ़ लेते हैं। हाँ मतलब वो तो ठीक है। तो लाइट से रिलेटेड क्या पढ़ा, मतलब लाइट से रिलेटेड या वेव नेचर या पार्टिकल नेचर से रिलेटेड क्या पढ़ा? और बस सर इतना ही। इतना ही पढ़ा है? इतना ही था सर। अच्छा। यार पेन ने जो है ना कुछ बटन दब गया, इरेजर शो हो रहा है। ओके, अभी चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये फाइनली डिसाइड हुआ कि डी ब्रॉगली ने बोला कि भाई ये जो है ड्यूअल नेचर है, एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइट शो बोथ द नेचर। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप और कंडीशंस, light can show either वेव, या तो वेव नेचर शो करेगी और पार्टिकल नेचर। तो एक एक्सपेरिमेंट में वो एक चीज शो करेगी, या तो पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। तो डिपेंडिंग, ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे। अब हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो अभी पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बेसिकली या तो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होगा, या फिर हम वेव को जो है, लाइट को जो है बहुत कम वेवलेंथ मान लेते हैं। होती भी है लाइट की वेवलेंथ कम। तो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, तो जस्ट लाइक अ पार्टिकल ट्रेवल करती है, सब कुछ उसका पार्टिकल की तरह होता है। तो जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। हमने देखा था उसमें 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इट एनकाउंटर इन इट्स पाथ। तो इसका जो वेव होता है वो काफी छोटा होता है।
तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक्चुअली क्या होता है, हम आगे देखेंगे भी कि जब कोई वेवलेंथ जो होती है लैम्डा, मान लो वेवलेंथ की बात करें यहां से लेके यहां तक, ये जो लैम्डा होता है आपका, अगर ये कंपेरेबल है टू द ऑब्स्टेकल, जो आपके ऑब्स्टेकल है बीच में, बिल्डिंग है या कोई और चीज है, अगर इनका साइज, इनकी डायमेंशन और ये डायमेंशन लैम्डा जो है आपस में कंपेरेबल है, मान लो ये एक्स है, तो लैम्डा जो है मान लो कंपेरेबल टू एक्स है, मतलब कि 1.5 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, हाफ है, कंपेरेबल अगर है, तो इफ लैम्डा इज कंपेरेबल, सर एक्स डायमेंशन है। हाँ एक्स जो है इनकी डायमेंशन है, एक्स वाई या जेड या जो भी आप लो, अगर ये एक्स वाई जेड जो है कंपेरेबल है, लैम्डा इज कंपेरेबल टू dimensions of the obstacle, then light can bend। तो लाइट जो है बेंड कर जाती है, अगर आपका ऑब्स्टेकल है और लाइट ऐसे जा रही है तो इट कैन बेंड, स्ट्रेट जाने की बजाय ये ऐसे चली जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो यूजुअली क्या होता है कि जो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके घर में या जो भी है बिल्डिंग है, तो काफी मीटर लंबी है या सेंटीमीटर लंबी है, दीवारें आपकी हैं, आपका टेबल है, तो वो कुछ सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन में होता है। लेकिन वेव की जो लैम्डा है वो नैनोमीटर में है, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर ऐसे है। तो ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। तो अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो लाइट बेंड नहीं करेगी, लाइट जो है सीधा चले जाएगी ऐसे, अगर ये कंपेरेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट बहुत ही शार्प, बहुत थिन आपने बना दिया कि इसकी डायमेंशन बहुत ही कम है, मान लो नैनोमीटर में है, तो फिर लाइट जो है बेंड कर सकती है। कब हो सकती है? जब ये शार्प हो बहुत ज्यादा, ये जो एज है आपका शार्प एज हो। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, शार्प एज नहीं होती है, रियल लाइफ में ये ऐसा होता है, दीवार टाइप की होती है, तो लाइट जो है सीधा चली जाती है, ये जो है डिफ्रैक्शन शो नहीं करती हैं। तो कोई भी जो वेव है इट शोज डिफ्रैक्शन व्हेन लैम्डा इज कंपेरेबल टू द ऑब्स्टेकल साइज, है ना। जैसे मान लो भाई हम लोग बात कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, अब मान लो दीवार है और मैं यहाँ पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा हूँ और मेरा फ्रेंड दीवार के उस तरफ खड़ा है, तो उसको सुनाई दे सकता है मेरी आवाज, क्योंकि आवाज बैंड कर जाएगी। आवाज बैंड क्यों करती है? क्योंकि आवाज की जो वेवलेंथ होती है वो कंपेरेबल टू द वॉल क्या होती है, अगर आवाज की वेवलेंथ वगैरह निकालोगे तो कंपेरेबल आ जाएगी, है ना। आवाज की वेवलेंथ कैसे निकालोगे? आवाज की स्पीड कितनी होती है? 340 मीटर के आसपास होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज जो हम सुनते हैं। यस। तो अगर आप इसकी वेवलेंथ निकालोगे, लैम्डा, क्या फॉर्मूला होता है लैम्डा का? क्या करूं ऐसे? तो मान लो मैं कोई साइज ले लेता हूँ, 20 से 20 किलो हर्ट्ज है, 1000 हर्ट्ज ले लेते हैं, तो ये कितना आया? 0.34 मीटर आया या 34 सेंटीमीटर। तो ये हमारे 34 सेंटीमीटर जो है रियल जो लाइफ में साइज होते हैं उनके कंपेरेबल है। तो ये साउंड जो है बैंड कर जाता है। लेकिन मान लो मेरे हाथ में टॉर्च होती और मैं यहाँ रोशनी फेंकता, तो क्या टॉर्च की रोशनी यहाँ बैंड कर जाती? नहीं करती। नो सर। नहीं करती, क्योंकि जो टॉर्च है उसकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है और दीवार की डायमेंशन बड़ी है, तो कंपेरेबल नहीं है आपस में, तो वो बेंड नहीं करती। तो जो फिनोमिना है बेंडिंग का, जिसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं, वो तब होता है अगर आपके ऑब्स्टेकल और वेव का साइज, वेवलेंथ जो है कंपेरेबल है। ठीक है, समझ में आई सबको बात ये? यस यस सर। सर। ओके। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो रे ऑप्टिक्स में जो है जो आपके लेंस होंगे, कुछ भी चीज होगी मतलब, तो या कोई और आपका इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो साइज, मान लो अगर लाइट जा रही है तो वो बेंड नहीं करेगी यूजुअली, केवल रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा तो बेंड करेगी, अदरवाइज वैसे बेंड नहीं करेगी कि फ्रॉम द एज वो बेंड कर जाए। तो एज से कुछ बेंड नहीं करेगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी अनटिल और अनलेस वहां पे कोई शार्प एज उसे एनकाउंटर ना हो। तो हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो जो रे ऑप्टिक्स है वो कम साइज वाली वेवलेंथ के लिए है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रे ऑप्टिक्स। तो रे क्या होती है?
रे जो है, पाथ ऑफ लाइट को रे बोलते हैं। और एक शब्द आपने सुना होगा बीम, तो बंडल ऑफ रे को बीम बोलते हैं। कई सारी रे अगर आप एक साथ वो करें, बंडल बनाए, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक फिनोमेना आता है सबसे पहले इस चैप्टर में, वो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। यहां तक सबको क्लियर है जो हमने पढ़ा अभी तक? यस सर। यस सर। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाला रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट रे जो होती है किसी बाउंड्री ऑफ मीडियम पे पड़ती है, जहाँ पे कि मीडियम चेंज हो रहा होता है, तो वहां पे लाइट जो है सेम मीडियम में वापस आ जाती है। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स बाउंड्री of two mediums a part of light turned it turns back to the same medium. This phenomenon is called reflection of light. तो यहाँ पे इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें चीज ध्यान देने की है, पार्ट ऑफ लाइट, पार्ट बेंट करता है। तो कभी भी जब आप देखोगे तो जब भी रे गिरेगी कहीं पे तो हम ऐसा दिखा देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रे जो है रिफ्रैक्ट भी कर जाती है, चाहे मिरर ही हो आपका, तो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है इट कैन रिफ्रैक्ट बैक, सॉरी इट कैन रिफ्रैक्ट एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। हो सकता है 90% लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए या 99% कर जाए, 1% यहाँ चली जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको मैं आगे और बताऊंगा थोड़ा सा, जब आगे आप TIR पढ़ोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्कस होगा दोबारा। तो पार्ट ऑफ लाइट अगर वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है डिफ्यूज्ड। रेगुलर आपका होता है अगर आपका सरफेस बहुत ही स्मूथ है, तो लाइट जो आती है वो सब जो है एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती है, पैरेलल बीम ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसको बोलते हैं रेगुलर। डिफ्यूज होता है जब आपके सरफेस यूजुअली ऐसे होते नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सरफेस ऐसा कुछ होता है। अगर आप पैरेलल बीम भी डालोगे, मान लो सूरज से रोशनी आ रही है, तो कुछ यहाँ गिरेगी, कुछ यहाँ पे गिरेगी, मान लो कुछ यहाँ पे गिर रही है। अब अलग अलग जगह पे इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग होंगे। तो कुछ ऐसी चली जाएगी मान लो, कुछ हो सकता है ऐसे चले जाए, कुछ ऐसे चली जाए। तो जो बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम इज नॉट पैरेलल। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है रिफ्लेक्टेड बीम, जबकि इसमें जो है सेम डायरेक्शन में जाता है रेगुलर में। अब मान लो कई बार ऐसा होता है सूरज की रोशनी आ रही है और आपको बहुत ज्यादा ग्लेयर ग्लेयर फील हो रही है, माने कि बहुत ब्राइटनेस एक सरफेस में दिख रही है, चमक रहा है वो, तो कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा? वो लाइट आपकी आंख पे आ रही है रेगुलर। पूरी, रेगुलर। है ना, आपकी सारी लाइट जो सूरज की आपकी आंख पे आ रही है लगभग, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, यस। है ना। और कई बार ऐसा, अच्छा मान लो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, आपके जो लाइट आ रही है घर पे, सूरज की लाइट जो घर में आ रही है, तो खिड़की से आ रही है, दरवाजे से आ रही है,
अब ये लाइट यहाँ पे गिरी मान लो, रेगुलर हुआ, सारी लाइट यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई। तो जब ये यहाँ पे जाएगी कहीं पे भी टकराएगी तो कुछ एब्जॉर्ब होगा पोर्शन इसका। तो हो सकता है कि 2% ऑब्जर्व यहाँ पे हो जाए, 2% यहाँ पे हो जाए। अब मान लो हर जगह रेगुलर रिफ्लेक्शन होता जाएगा, तो क्या होगा, लाइट कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी जल्दी। यस। यानी कि हो सकता है आपके कुछ ही पॉइंट होंगे कमरे में, हो सकता है 1000 पॉइंट हो या 2000 पॉइंट हो जिनको लाइट मिल पाएगी, तो वो पॉइंट काफी ब्राइट दिखेंगे और बाकी जगह अंधेरा दिखेगा आपको, ऐसी होगा। यस सर। ठीक है, तो ये रेगुलर के केस में होगा। लेकिन मान लो अगर ये डिफ्यूज होता, तो डिफ्यूज में क्या होता, लाइट यहाँ आती, आने के बाद इधर भी चली गई थोड़ी सी, थोड़ा इधर चली गई, थोड़ा इधर चली गई, फिर टकराएगी तो फिर यहाँ डिफ्यूज होगा, फिर थोड़ा यहाँ चली गई, थोड़ा यहाँ चली गई, थोड़ा यहाँ चली गई। तो लगभग हर पॉइंट को कुछ ना कुछ लाइट मिल जाएगी, ऐसे होगा। तो यहाँ यस पे सर। क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफ्यूज्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इल्यूमिनेशन होगा, सॉरी, डिफ्यूज जब होता है तो जब आपका यूनिफॉर्म लाइटनिंग होगी या यूनिफॉर्म ल्यूमिनेशन या ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बराबर होगी या इल्यूमिनेशन बराबर होगा। तो आपके रूम में आपको यूनिफॉर्म लाइट दिखती है लगभग, तो कब पॉसिबल है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अगर आपके सारे सरफेस बहुत चिकने हो जाएं और आपका रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर होने लगे, तो यू विल नॉट गेट अ यूनिफॉर्म लाइट इन योर रूम, तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड होता है। तो ये क्लियर हुआ सबको, रेगुलर और डिफ्यूज में फर्क। यस सर। यस सर। ओके, ओके, ठीक है, तो ऐसा होता है हमारा। आपने देखा होगा अखबार जो आपका आता है घर में, अगर अखबार आता होगा जिन लोगों के, तो वो चमकदार नहीं होता, मतलब अब तो खैर कुछ पेज आने लग गया अखबार बड़े चमकदार, लेकिन कुछ जो पुराने भी हिंदी पेपर आते हैं या इंग्लिश के भी कुछ आते हैं वो बहुत वैसे दिखते हैं, डल से टाइप के नहीं दिखते। तो यस। उनमें, यस सर। यानी उनमें जो रिफ्लेक्शन होगा किस टाइप का हो रहा होगा, वो डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज टाइप का हो रहा होगा, तो कहीं भी आपको चमकता हुआ दिखाई देगा किसी भी उस एंगल से, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कर रहा होगा, और या फिर काफी लाइट एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है जब अगर सरफेस का साइज बढ़ेगा तो एब्जॉर्शन माने सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो एब्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर एरिया कम है तो एब्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे काफी एब्जॉर्ब कर रहा हो लाइट को, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिफ्यूज होता है, ठीक है। चलो इस पर डिटेल में जाएंगे, मैंने हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा दो तरह का होता है। अब रिफ्लेक्शन में कुछ पॉइंट हैं या कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि जो रे आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो रे जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जहां पे टकरा रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे अगर हम एक सरफेस पे, ये सरफेस था, नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसको नॉर्मल बोलते हैं यहाँ पे, सिंपल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछते हैं तो आप खुद बता सकते हो, आई थिंक, फिर मैं लिखवा नहीं रहा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछते तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, कुछ लॉज हैं जिनको रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, तो वो अब लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। यस यस सर। सर। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दो लॉ हैं जो मेन हैं।
पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। दे आर इन द सेम प्लेन। तो आपका देखो जो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर को हम जो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं यूजुअली एक ही प्लेन में होते हैं। दो वेक्टर अगर हों तो मान लो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो प्लेन ऐसे बना लेंगे। मान लो एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, अंदर को जा रहा है ऐसे कहीं, मतलब ये प्लेन है मान लो और उससे अंदर को कुछ चला गया ऐसे, तो हम प्लेन को अंदर की तरफ बना लेंगे ऐसे, है ना। तो दो वेक्टर को कभी भी हम एक प्लेन में ला सकते हैं, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते ही होते हैं अगर वो नॉन लोकलाइज वेक्टर हैं। मैथ्स वाले समझ रहे होंगे, है ना, स्क्यू लाइन्स वगैरह टाइप का नहीं है, नॉन लोकलाइज, आप मूव कर सकते हो इधर उधर। तो आप अगर एक पॉइंट पे उनको कोइंसाइड कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज मेक अ प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर ये दो की जगह तीन वेक्टर हों तो हो सकता है कि एक प्लेन पे लाइन ना करें। मान लो तीसरा वेक्टर मैंने यहां बना दिया, तो आप ऐसा प्लेन नहीं बना सकते जो तीनों वेक्टर को कवर कर रहा हो। तो जब तीन वेक्टर की बात आती है तब ये प्रॉब्लम आती है कि वो एक प्लेन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर दो वेक्टर होंगे तो ऑलवेज यू कैन मेक अ प्लेन विच विल पास थ्रू द दीज टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि वो प्लेन में लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तीन वेक्टर में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो लॉ है ये कह रहा है कि तीनों वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करते हैं, तो ठीक है ना। तो लॉ तभी बन सकता है जब तीन वेक्टर की बात हो रही हो, दो वेक्टर तो होते ही हैं एक प्लेन पे। तो यहाँ पे तीनों वेक्टर लेकिन सेम प्लेन में होते हैं, तो ये पहला लॉ है। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके। सेकंड लॉ ये बोलता है कि ये जो दोनों एंगल होते हैं आई और आर, ये बराबर होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, तो दो लॉ पे जो है हमारा ये रिफ्लेक्शन का गेम चलता है पूरा। ठीक है, ओके। अब देखिए, मान लीजिए कि ये दो लॉ है हमारे मेन, इन पे पूरा वो चलेगा। अच्छा, मान लो कि किसी सरफेस पे नॉर्मल रे गिरे ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लेंगे इसमें? 0। एंगल आई विल बी जीरो। ठीक है, तो सब बच्चे 90 ले लेते हैं कई बार, तो दैट विल नॉट बी 90, दैट विल बी जीरो। तो एंगल आर कितना आएगा फिर? 0। जीरो। तो यानी ये रे जो है कहाँ जाएगी? 0 वापिस चली जाएगी ऐसे। तो रे वापिस चली जाएगी। तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ सरफेस, एंगल आई एंड सर एंगल आर आर जीरो। यस। सर जैसा भी सरफेस हो सबके लिए आई इक्वल्स टू आर होते हैं। हाँ, कैसा भी सरफेस हो आई इक्वल टू आर होता है हमेशा। अगर ये फिगर आप 3D में बनाएंगे तब भी आई इक्वल टू आर आएगा। 90 क्यों नहीं लिया, 0 क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि मैंने डेफिनेशन पढ़ ली थी यहाँ पे इससे पहले। कौन सी? ये वाली। एंगल आई क्या होता है? इंसिडेंस और किसके बीच एंगल होता है? नॉर्मल के बीच। नॉर्मल के बीच ओके। में। तो अगर मैं सरफेस पे नॉर्मल यहाँ बनाऊंगा और रे को भी ऐसे भेजूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। यस सर। ठीक है, तो इसमें आप जीरो लेंगे। तो इसमें एक चीज और आती है कि आपकी रे जो है ना, जब ऐसे गिरती है कभी नॉर्मली तो वो रिवर्स कर जाती है अपने पाथ को, है ना। तो कई बार अभी आप क्वेश्चन आगे देखोगे, जब लेंस वगैरह पढ़ोगे, आप बाकी चीजें पढ़ोगे, तो कई बार बोलेगा कि ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बननी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, रे घूम के वहीं पे आ जाए। तो आप ऐसा ट्राई करोगे कि जो फाइनल रे टकराएगी वो नॉर्मल टकराए सरफेस से। अगर वो नॉर्मली टकराएगी तो फिर वो वापस आती जाएगी हर जगह से। समझ रहे मेरी मतलब? मेरे को मान लो कोई लेंस लगा दिया आपने, फिर यहाँ पे कुछ और लेंस लगा हुआ है, फिर कोई मिरर लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो रे जा रही है, फिर वो बोला कि फाइनली कैसे टकराए ताकि वो दोबारा वापस आ जाए। तो फाइनली वो जो है इस पे परपेंडिकुलर टकरानी चाहिए बिल्कुल सरफेस पे। तो अगर वो परपेंडिकुलर टकराएगी तो रे बिल्कुल वापस आएगी, फिर यहाँ आएगी तो यहाँ फिर वापस वो हो जाएगा बराबर, बिल्कुल अपना बिल्कुल पाथ रिट्रेस करेगा, तो लास्ट में फिर आपकी इमेज यही बन जाएगी। तो
यहाँ पे अगर आपकी रे फाइनल जो टकरा रही है वो नॉर्मल टकरा रही है, तो फिर वो रे अपना पाथ रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई केस आएगा तो वी विल टेक दिस एज 0। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और है, एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, इसको यूजुअली डेल्टा लिखते हैं। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे, जो भी आप लिखोगे, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और रे जो है एक डायरेक्शन में होती है, तो जब आप एंगल वगैरह निकालोगे तो वेक्टर की तरह निकालोगे। जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो जब आप दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते थे ऐसे वेक्टर के बीच में, तो कैसे निकाल सकते हैं एंगल? क्या ये बोल सकते हैं एंगल ये है इनके बीच का, या कुछ और करेंगे? एंगल तो निकाल सकते हैं। मान लो ये एंगल आपका आ गया सपोज 120 डिग्री, तो क्या ये इन दोनों के बीच वेक्टर का एंगल है इन दोनों के बीच का? ये एंगल नहीं है। जब आपने सर वेक्टर पढ़ा, इनकी जो टेल होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल, इनका टेल या हेड आपको मिलाना पड़ेगा पहले। तो इनका टेल मिलाएंगे, तो टेल मिलाने के लिए मैं इस वाले वेक्टर को आगे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। तो एक्चुअली दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, इसको हम डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे हम लोग डेल्टा। तो जब भी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हो, तो आइदर यू ब्रिंग देयर टेल एट अ सिंगल पॉइंट, कौन साइड द टेल और कौन साइड द हेड, तो एंगल सेम आएगा। तो इस केस में भी जब आप निकालोगे तो जो आपको जो है ये एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे, तो दिस इज योर डेल्टा। ये बात क्लियर हुई सबको? यस। ओके, अच्छा अब ये जो डेल्टा आया है, ये क्या बोलूं मैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इनिशियल रे यहां जा रही थी और अब रे यहां जा रही है, तो डेल्टा कैसा होगा हमारा? ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बस एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर आपसे पूछा उसने कि कितने डिग्री हुआ और कितने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे इस केस में। तो आप देखोगे कि शुरू में रे कहाँ जा रही थी, बाद में कहाँ जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा निकालें, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। सर ये हर टाइम एंटी क्लॉकवाइज होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा, फिगर टू फिगर वेरी करेगा। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा निकालने की कोशिश करूं, तो यू कैन सी दैट कि ये रे जो एंगल आई है प्लस एंगल आर है और प्लस डेल्टा है, इनका सम क्या आएगा? 180। ये स्ट्रेट लाइन में है, ये लाइन स्ट्रेट है। और आपको ये पता है कि आई और आर बराबर ही है, तो ये मैं 2i लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस डेल्टा इक्वल टू 180, और आई कैन राइट डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, या फिर 180 माइनस 2r, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो इस केस में अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो वी विल फाइंड लाइक दिस। एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग पॉइंट में अलग, मैंने अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। जब आप लेंस में निकालोगे तो कुछ और तरीका लगाओगे, जब आप प्रिज्म में निकालोगे तो कुछ और तरीके लगाओगे। अब जब आप मिरर में लगा रहे हो, मतलब डेफिनेशन तो सेम है, लेकिन वहां पे आई आर सेम नहीं होंगे या कुछ और चीज होगी। तो लेकिन डेल्टा आपका जो होता है वो बेसिक डेफिनेशन यही है कि एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे होगा, या रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा कई बार अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो। ठीक है, क्लियर बात? यस सर। ओके, अगले पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लो कोई मिरर है, ये वाला जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल वो सिर्फ मिरर के केस में इक्वल में आएगा? किसी भी सरफेस के केस में इक्वल आएगा। जब जब भी रिफ्लेक्शन, आपने बोला में नहीं आएगा, जैसे अगर मान लो पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो बराबर नहीं आएंगे, वहाँ पे अलग अलग एंगल बनेंगे ना आपके। अभी जब ऑप्टिक्स आगे पढ़ोगे, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वहां पे आएगा। हाँ जहाँ पे रिफ्लेक्शन अगर हो रहा होगा तो वहाँ तो आएगा ही आएगा, लेकिन मान लो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है या डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कुछ और ही और आते जाएंगे एंगल वहाँ पे।
अच्छा, हाँ तो मैं कह रहा था मान लो कोई मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, किसी को और डाउट तो नहीं है उसमें पिछले वाले में? नो सर। नो, ओके ठीक है। तो मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये मिरर है। तो क्वेश्चन ये है, इफ मिरर इज टिल्टेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, अगर मैं इस मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दूं, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, मान लो एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज कर लिया थीटा से रोटेट मिरर को, तो ये वाली जो रे होगी क्या ये अपनी जगह पे होगी या बेंड करेगी ये भी? एंड करेगी। करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका सेम है या चेंज हो गया? अब पहले ये नॉर्मल था, चेंज हो गया। अब नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे तो सेम है, तो पहले एंगल ये बन रहा था, अब एंगल ये बनने लग जाएगा। यस। तो एंगल आई चेंज हुआ तो एंगल आर भी चेंज होना चाहिए फिर। यस। तो रे आपकी कहीं और चली जाएगी अब। तो आपको बताना है कि ये कितना बेंड करेगी, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है मान लो ये पहले यहाँ थी और अब यहाँ जाने लगी, तो ये कितने एंगल से बेंड करी है, थीटा डैश कितना है? इफ अ मिरर इज tilted by an angle theta about point of incidence, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन रिफ्लेक्टेड, सब लोग बनाओ ज्योमेट्री देखिए कैसे बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे विल टिल्ट बाय डैश इन सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, माने क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज या अपोजिट। तो पहले थीटा निकालो सब लोग कि थीटा डैश जो आएगा वो थीटा के बराबर आ रहा है या थीटा आ रहा है? थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं, गलत है। थीटा बाय नहीं, सर 2 थीटा। करेक्ट। डन सर। डन। बाकी लोग भी देखो। अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा अब आई प्लस थीटा। अब देखो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगी, मान लो दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई प्लस थीटा। अब आपको बताना है कि ये कितना एंगल है ये वाला। करो सब लोग, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
आया बाकी लोगों का आंसर? नो सर। नहीं आया? देखो ना, इंसिडेंट रे शुरू में जो थी ऐसे थी, और रिफ्लेक्टेड रे ये थी। इन दोनों के बीच में एंगल जो था वो 2i के बराबर था पहले ना, i और i था दोनों। और अब कितना होगा ये एंगल जो नई रे आ गई है? ये एंगल कितना आ रहा है? ये आई प्लस थीटा तो टू ये आई आ रहा है, प्लस टू थी। और ये आ रहा है, तो ये एंगल 2i प्लस 2 थीटा आ रहा है। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा? यस यस सर। सर। तो यानी ये वाला एंगल कितना होना चाहिए फिर यहाँ से, अगर ये देखें 2 थीटा। 2 थीटा आएगा ना? यस सर। ये एंगल इतना है, ये एंगल इतना है, तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, तो इट विल बी 2 थीटा। तो जब आप मिरर को थीटा घुमाओगे तो वो 2 थीटा आपकी रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। सेम घूमिए, आपने मिरर को जो है क्लॉकवाइज घुमाया है, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक मिनट सर। डन सर। डन। ओके, एक और क्वेश्चन है। A ray of light traveling in the direction 1/2 I cap plus 3 j cap is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction 1/2 I minus 3 j cap. Question है, the angle of incidence, angle I is कितना डिग्री होगा? साठ
45, 30, 15। सर ये 3 या √3? √3 कहाँ पर? 1i-3j है, ये i+3j है। रूट तो नहीं है, रूट कहाँ पर है? निशा पूछा था 3 या √3। अच्छा ये, हाँ √3 है। अरे गलत, ये √3 है, ये भी √3 है। करेक्ट, डन सर। डन। क्या आया 60। 60 आगे? 60। यस सर। अच्छा, बाकी लोग भी निकालो। सिक्सटी वाले सोच लो एक बार आंसर अपना, आपने कौन सा एंगल निकाला है? से 30 हो जाएगा। 30 होगा ना आपने, जो निकाला होगा बाहर वाला एंगल निकल गया वो। तो एंगल निकालना सबको आता ही होगा। थीटा जो आता है cos थीटा a.b डिवाइड बाय a+b, सॉरी a.b डिवाइड बाय ab है ना। तो a.b कर लेंगे, a.b करोगे तो 1/4 a.b 1 प्लस सॉरी -3, 1 - 3 आएगा ये a.b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो है 1/2 का स्क्वायर है प्लस √3 इसका स्क्वायर है, इसका रूट। तो 1/4, 4 तो बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये बचेगा 1 + 3 का √4। कितना आ रहा है? मॉड 1 आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर आ रहे हैं, तो आपका जो आया -2/4 आया, फिर डिवाइड बाय 1 इज -1/2। तो -1/2 आया, तो थीटा कितना होता है -1/2 पे? 120। 120। तो 120 आया ए और बी के बीच का एंगल। लेकिन ये जो एंगल आया होगा ये इंसिडेंट वेक्टर और रिफ्लेक्टेड, आपने जो ये वेक्टर है इसके बीच में निकाला, तो एक्चुअली जो एंगल आएगा वो ये एंगल आया होगा 120। यस हमें चाहिए था ये एंगल। तो सब लोग बताओ क्या आएगा ये आंसर? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री आ जाएगा आंसर, है ना। 120 होगा तो 60 हो जाएगा, 60 का आधा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, अभी ऑप्टिक्स आपके स्कूल में तो स्टार्ट नहीं हुआ किसी के, या किसी के हो गया कहीं पे स्टार्ट? नहीं सर अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, ओके। यानी फिर मुझे बेसिक से बताना पड़ेगा सब कुछ। चलो नेक्स्ट है हमारा, चले आगे ना, सबका क्लियर है आगे आंसर? यस यस सर। यस सर। ओके, अगर अगर यहाँ पे 1/2 ना दिया होता, 1/2 ये ना दिया होता तो आंसर सेम आता डिफरेंट आता? सेम बता सर। सेम ही आता है ना। वेक्टर मल भाई, आपने वेक्टर का साइज बड़ा या छोटा कर देंगे, ऐसा कर लो या छोटा साइज ऐसे कर लो, तो एंगल चेंज होगा क्या दोनों के बीच का? नो सर। एंगल चेंज तो नहीं होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 1/2 ना भी देते हैं यहाँ पे, तो इससे डिपेंड करता है केवल कि आई और जे के कोफिशिएंट क्या हैं, इस पे डिपेंड कर रहा था केवल। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करते उसे बिना उसके, तो क्या होता फिर? यहाँ पे नहीं आता ये 1 नहीं आता, यहाँ 1/4 नहीं आता जो बाहर आ रहा था, और यहाँ पे जो ये 1 बाय कुछ कुछ और आया था यहाँ पे, जब आप इसका वो निकालते मॉड निकालते तो 4 आया था, ये 4 का मॉड 2 आ जाता, तो 2 यहाँ पे आ जाता, 2 यहाँ पे आ जाता, तो वो 4 आ जाता उसकी जगह पे।
ये वाला नहीं आता और ये वाला 4 आ जाता तो बात वही आती फिर दोबारा घूम फिर के, है ना। तो आंसर वही आता सेम तब भी, तो इसकी जरूरत थी नहीं वैसे, पर दे दिया उन्होंने। चलो आगे चलते हैं। अब आगे जो है हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं, या प्लेन सरफेस जो आपके होते हैं उससे रिफ्लेक्शन जो होता है वो देख लेते हैं, है ना। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बेसिक चीज़ है वैसे फंडामेंटल, तो वो पहले देख लेते हैं। आप लोग अभी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट जो होता है वो जगह होती है, या वो प्लेस होता है, या पॉइंट होता है, या वो पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जहाँ पे कि इंसिडेंट रे मिलती हैं या स्टार्ट होती हैं। तो ये पॉइंट होता है, मैं पॉइंट बोल देता हूँ अभी, तो पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रेज स्टार्ट और मीट। इंसिडेंट रे, मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं कर रहा अभी। इंसिडेंट रे स्टार्ट करेंगी या मीट करेंगी। जैसे मान लीजिए ये मिरर है और इंसिडेंट रे ऐसे स्टार्ट हो रही है यहां से, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मान लो मिरर ऐसे होता और ये रे कहीं से घूम के ऐसे आ रही होती है, मान लो। अब कैसे आएंगी वो अलग केस है, कैसे कैसे बनाओगे आप रे को, लेकिन मान लो मैंने बना दी, लेंस का यूज करके, कुछ और यूज करके बना दी। अब मैं आपसे बोलूं कि इंसिडेंट रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो मीट तो करेंगी नहीं कहीं है, तो वी कैन नॉट से कि ये मीट कर रही है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, कहीं पे जहाँ पे मीट करेंगे, मतलब पीछे तो ये नहीं कर रही, आगे इनको मीट कराएंगे, तो हम इनको एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कहाँ मीट कर रही है, तो ये यहाँ पे मीट करेंगी, तो हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर वो एक्चुअली मीट करेंगी तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम? रियल ऑब्जेक्ट। रियल Real. ऑब्जेक्ट। और अगर अपियर टू मीट करेंगी तो फिर वर्चुअल बोलेंगे। ठीक है, इफ इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट, मोहित यार पानी पानी दे देना मुझे। एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, ऑब्जेक्ट आपका रियल होता है। इफ इट अपियर टू मीट, या आपको एक्सटेंड करनी पड़ रही है, अपियर टू मीट, तो फिर ये ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल होता है। इसको इमेजिनरी भी बोलते हैं, वर्चुअली बोल सकते हैं। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस रखूं तो उसमें उस पर लाइट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की जगह पे लाइट पड़ेगी उस पर, है ना, एक्चुअल वहाँ पे लाइट है क्योंकि। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस रखूं, कार्डबोर्ड रखूं, कुछ रखूं, तो क्या लाइट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइट एक्चुअली तो यहाँ जा नहीं रही ना, तो मिरर है ना, लाइट तो टकराएगी, Yes. टकराने के बाद चली जाएगी वापस, पीछे थोड़ी लाइट चली जाएगी इसकी। यस। एक्चुअली तो लाइट जा नहीं रही वहाँ पे, तो आपको कोई लाइट वहाँ पे दिखेगी नहीं, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, या अभी हम इमेज की बात करेंगे, वर्चुअल इमेज जो होगी वो आप स्क्रीन पे ले नहीं सकते उसको, क्योंकि आप एक्चुअली कोई लाइट जा नहीं दी, केवल आप उसे ऑप्टिक्स में एक्सटेंड कर रहे हो बस उसको समझने के लिए कि इमेज है कहाँ पर, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे लाइट नहीं जा रही, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो उसको वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। ये समझ में आया सबको, क्यों नहीं ले सकते हैं वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे? यस सर। सर ये एक बार और बता दीजिए। अच्छा पहले इमेज देख लेते हैं, इमेज क्या होता है।
द पॉइंट at which reflected or refracted rays meet, अगर meet करेंगे तो real बोलेंगे, और appear to meet तो उसको वर्चुअल बोलेंगे, appear to meet अगर होगा। ठीक है, थैंक यू। तो मान लीजिए जैसे आपकी रे ऐसे आ रही थी, अब मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही हैं, तो विल दे मीट? यहाँ पे आगे बढ़ाने पे नहीं मिलेंगी, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे, यस सर। पीछे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मीट करेंगी। तो उसको क्या बोलूँगा मैं, कैसा इमेज है ये? वर्चुअल। वर्चुअल बोलूँगा इसको। और अगर ये एक्चुअली मीट कर रही होती, जैसे इस केस में, तो अगर ये एक्चुअली मीट कर रही होती यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे रियल इमेज। तो कैन आई टेक रियल इमेज ऑन द स्क्रीन? यस सर। ले सकता हूँ मैं रियल इमेज को, क्योंकि यहाँ पे लाइट एक्चुअली आ रही है, तो अगर मैं कोई पर्दा लगाऊं यहाँ पे, कर्टेन मैंने व्हाइट पर्दा लगाऊं या कोई स्क्रीन लगाऊं, तो ले सकता हूँ, कार्डबोर्ड पे ले सकता हूँ, लेकिन मैं वर्चुअल को नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पे कुछ लाइट है ही नहीं एक्चुअली। तो रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ओके। सर ये एक बार बता दीजिए। क्या चीज पूछा था आपने? आपने पहले ही पूछा था। स्क्रीन। स्क्रीन पे ले भाई, स्क्रीन पे कब ले सकते हो आप किसी चीज को? जब कोई लाइट गिरे उस पे। स्क्रीन पे आपको कोई चीज कब दिखती है? जब कोई लाइट गिरे, हरे रंग की, लाल रंग की, काले रंग की, तो आपको हीरो दिखेगा, टीवी दिखेगा, फ्रिज दिखेगा, सब दिखेगा। लेकिन अगर लाइट ही ना गिरे भाई, सिनेमा की जो हॉल होते हैं उसमें क्या होता है, सामने स्क्रीन तो होती है, आपने देखा होगा, जब बीच में इंटरवल होता है या जब फिल्म शुरू होने वाली होती है, पर्दा होता है, केवल एक कर्टेन होता है, उस पर लाइट गिरती है, आपको सब कुछ दिखता है। अब मान लो लाइट गिरी नहीं रही, वहाँ पे बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई मिरर लगा दिया आपने और यहाँ स्क्रीन लगा दिया आपने, तो क्या दिखेगा आपको कुछ इस पे? नो सर। नहीं दिखेगा ना। तो ये आपको स्क्रीन पे आप ले नहीं सकते ना, इस इमेज को आप देख नहीं सकते, मैंने इस स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पर्दा लगा दूं तो यहाँ पे एक्चुअली गिर रहा है लाइट, ये तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ उसको स्क्रीन पे। यस सर। ले सकता हूँ, तो इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। क्लियर है? फिर लास्ट लाइन दिखा देना। ओके, कोई और डाउट है किसी को? सर इसमें फिर ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट जहाँ पे इंसिडेंट रे मिलती है ना, टकराने से पहले इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो जहाँ पे मिलेगी वो इमेज होगी। ओके सर। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन सी है? ये इंसिडेंट रे हैं, तो जहाँ पे मिल रही है वो ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये जहाँ पे मिल रही है वो इमेज है। ठीक है, यस। ओके। यहाँ पे एक और चीज आपको डिटेल में बता दूं, बच्चों को कई सारे डाउट अभी आपको भी आएंगे आगे। एक्चुअल क्या होता है, कोई भी इमेज कैसे बने, रे कैसे आती हैं? सबसे पहले तो सन से रे आती हैं। सन से रे गिरेंगी किसी चीज में, मान लो कोई आदमी है, कुछ भी है, उस पर रे गिरेंगी, फिर वो आगे जाएंगी, उस पर जब गिरेंगी फिर वो मिरर पे कहीं गिरेंगी, तो फिर आप इसको इंसिडेंट रे बोलोगे, ये रिफ्लेक्टेड रे होंगी। तो एक्चुअली रे यहाँ से स्टार्ट होती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, है ना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी इंसिडेंट होगी, कौन सी रिफ्लेक्टेड होगी, है ना। रे मिरर से लेंगे या आदमी से मिरर की तरफ लेंगे, या मिरर से आदमी की तरफ लेंगे इंसिडेंट रे।
तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि रोशनी जो आ रही है सूरज से आ रही है, बल्ब से आ रही है, कहीं से आ रही है, ट्यूबलाइट से आ रही है। पहले वो आदमी पे गिरेगी या किसी, जो भी आप देख रहे हो कोई भी चीज, बोतल, मान लो बोतल को देख रहे हो, मेरे सामने यहाँ बोतल रखी हुई है पानी की, तो अगर मैं इस बोतल को देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, तो फिर क्या हो रहा है कि बल्ब से या ट्यूबलाइट जहाँ पे लगी हुई है उससे रोशनी ऐसे आ रही है, गिर रही है इस पे सब जगह पे, और वो रोशनी यहाँ से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करके मेरी आंखों में आ रही है, तो आई एम एबल टू सी इट। ठीक है, तो मैं इंसिडेंट रे किसे बोलूंगा, जो मेरी आंखों के लिए होगी। मैंने बोतल पे अगर आप देखें तो इंसिडेंट है, और ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंखों पे जा रही है, तो उस समय इस बोतल को देख पा रहा हूँ। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? तो बच्चों को डाउट होता है कि मैं आंख से बोतल की तरफ बनाऊं या कहां से बनाऊं, बोतल से आंख की तरफ बनाऊं, तो एक्चुअली जो रे आ रही है वो बोतल से आंख की तरफ आ रही है। बच्चे कहते हैं हमारी आंख देख रही है तो आंख से रे निकली होगी और वो ऐसे गई होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, रे जो होती हैं वो सूरज से निकलती हैं या किसी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, फिर आपकी आंखों पे आती हैं। माने आंखें रे देख सकती हैं, जनरेट नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस। एक और डाउट होता है। सर वो जो रियल इमेज आपने बनाया था, हाँ, फिर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से बना था, ऐसा हमेशा होता है? रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। मैंने कॉम्बिनेशन, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोगे तो रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट से ही बन सकता है। तो डिपेंड करेगा कई सारे लेंस की कॉम्बिनेशन आप लोगे, मिरर की कॉम्बिनेशन लोगे तो रियल से ही बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। प्लेन मिरर के केस में अगर आप बात करेंगे तो ऐसा होगा कि रियल से वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल से रियल बनेगा, केवल अगर एक प्लेन मिरर है। लेकिन अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ ले लिया कुछ तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा। ओके, एक और डाउट होता है बच्चों को यहाँ पे, स्टूडेंट्स को। वो बच्चे ये सोचते हैं कि जो वर्चुअल इमेज होती है उसे हम देख नहीं सकते। कितने लोगों को ऐसा लगता है? सबको ही लगता होगा लगभग कि जो वर्चुअल इमेज होती है उसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि स्क्रीन पे देख नहीं सकते होंगे, है ना? स्क्रीन पे तो ले नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं सर। सर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखो जो कि मिरर वॉश में दिखाई देगा। हाँ, क्यों दिखाई देता है? देखो, मान लो ये रे आ रही है, ये मिरर पे टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, ऐसे बनेंगी। अब इनको आप एक्सटेंड करोगे तो पीछे मीट करेंगे यहाँ पे, सब एक जगह पे मिलेंगी। ये भी क्वेश्चन है मैथ्स वालों के लिए, अलग अलग एंगल पे होंगी लेकिन एक जगह पे मीट करेंगी। तो ये आपका वर्चुअल है, वर्चुअल होगी ये इमेज, यस। वर्चुअल है। ठीक है, अब उसे देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे रे चाहिए जो यहाँ से आ रही हो। तो ये रे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? इस पॉइंट से आ रही हैं। तो अगर मेरी आंखें, आंख यहाँ पर है, आंख की पोजीशन, तो ये आंख पे गिरेंगी रे, फिर आंख का जो आपका सिस्टम है लेंस का, रेटिना, वो रेटिना पे फोकस करेगा इसको, है ना? तो क्या करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है एक तरह का, ये इस पे रे गिर रही है ऐसी, तो इसको कन्वर्ट कर सकता है यूं, रेटिना पे कन्वर्ट करेगा ये, और ये फिर इमेज बनाएगा रेटिना पे। रेटिना जो पर्दा होता है आँख का, ह्यूमन आई में पढ़ेंगे अभी आगे, तो वहां पे इमेज बनाएगा। तो ये जो रे हैं अब यहाँ पे जो रेटिना पे गिर रही हैं, ये एक्चुअली मीट कर रही हैं, अपीयर टू मीट है? एक्चुअली मीट कर रही है रेटिना पे, एक्चुअली कर रहे हैं। कर रही है एक्चुअली। तो हम रेटिना पे इसका एक्चुअल इमेज बना रहे हैं, तो हमारी आंख को या ब्रेन को इसका सेंसेशन हो सकता है, यानी हम वर्चुअल इमेज को देख सकते हैं, है ना? तो वर्चुअल इमेज कैन बी सीन, स्क्रीन पे नहीं ले सकते लेकिन आप देख सकते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट को, और इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है कि स्क्रीन पे लेने का मतलब क्या है और देखने का मतलब क्या है। तो अगर रे चल रही है हवा में तो यू कैन सी बट यू कैन नॉट टेक ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी बट यू कैन नॉट टेक ऑन द स्क्रीन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये अगर आप स्क्रीन पे लेंगे तो यहाँ पे लेंगे, मान लो आपने स्क्रीन लगा दी, तो वहाँ पे क्या होगा, रे जो है मीट नहीं करेंगी, एक ही रे आएगी या दो ही रे आएंगी।
जब भी कोई इमेज बनेगी या वो बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो कम से कम कितनी रे चाहिए होती है आपको? 2 रेज। कम से कम 2 रे चाहिए होंगी हमें जब किसी हम इमेज बनाएंगे कोई भी। 2 रे मिलनी चाहिए एक पॉइंट पे आके, तो यहाँ पे मिलेंगी नहीं 2 रे, यहाँ पे एक ही रे मिलेगी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज यहाँ बनेगा नहीं आपका, इमेज यू कैन नॉट टेक ऑन द स्क्रीन। कई बच्चे भी कह सकते हैं सर यहाँ पे ले लूँ मैं स्क्रीन तो क्या बन जाएगा, तो स्टिल यू कैन नॉट टेक ऑन द स्क्रीन। अभी भी ये स्क्रीन पे नहीं हो सकता। स्क्रीन पे तब हो सकता था अगर ये कन्वर्जिंग रे ऐसे आ रही होती और आपने स्क्रीन यहाँ कहीं लगा दी, तो दे कैन मीट ऑन द स्क्रीन, तो ये तो इमेज बन सकती है। तो यहाँ तो इमेज पॉसिबल है, लेकिन यहाँ इमेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉपर्टी है जो प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता दिए, नहीं तो Yes, आप sir. क्या चीज कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, तो मैं कहता आपको मैंने बेसिक पॉइंट बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब मैं इमेज की बात करूं, ऑब्जेक्ट की बात करूं, रियल या वर्चुअल की बात करूं, स्क्रीन पे ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो प्लेन सरफेस की जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं क्या क्या होती है। जब प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस पे आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो जो इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो इमेज जो बनती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब अपराइट, है ना, या अगर आपका ऐसा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी ऐसे बनेगी, दिस इज इरेक्ट। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज जो होती है लेफ्ट टू राइट हो जाती है। अगर आप ऐसे बनाओगे इसको तो ऐसे बनेगी इमेज, तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो लेटरल इन्वर्ट का होता है लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है, दिखता है आपको। सेम साइज होती है, अब आपको साइज कैसे पता चलेगा, तो साइज आप रे डायग्राम बना के निकाल सकते हो, साइज इमेज का साइज क्या होगा। तो सेम साइज होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट 2 फीट का है तो इमेज भी 2 फीट की बनेगी। लेकिन मिरर में छोटी दिखती है ना इमेज हमारी। सर वो थोड़ा कन्वर्जिंग होता है। नहीं, अगर प्लेन भी होगा तो छोटी नहीं दिखती, Yes, sir. क्यों दिखती है छोटी? इसमें तो लिखा है सेम साइज की बनती है। आई को अपीयर होती है, कोई आदमी नहीं, अगर आई को आपसे दूर अपीयर खड़ा है होती तो आपको छोटा दिखाई देगा ना, जैसे डिस्टेंस डबल होता डबल हो है जाता हमारे है, घर के बीच में। तो आपको इसमें छोटी दिखाई देती है। बनती तो सेम साइज की है। जो पेड़ है, जैसे आप पेड़ मान लो आपके सामने खड़ा है तो आपको बड़ा दिखाई देगा, आप ट्रेन से देख रहे हो पेड़ को, बहुत दूर है पेड़, छोटा दिखाई देगा। तो केवल यहाँ पे डिस्टेंस का एक वो है ना, तो ये है। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट जो है आपने जैसे बताया कि सेम डिस्टेंस होता है, तो इट इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। ये जरूरी नहीं है बिहाइंड द मिरर हो, लेकिन अभी आपने देखा है सामने भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली बिहाइंड द मिरर होती है। लोकेटेड बिहाइंड द मिरर एट सेम डिस्टेंस एज that of the object from the mirror. I hope this is also clear. यस सर। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का। एक और पॉइंट लिखा है कई किताबों में कि इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। तो इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल एक्सेप्ट
क्या लिखूं? एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इटसेल्फ इज वर्चुअल। अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, जैसे आपने अभी देखा था ऐसे केस में, ऑब्जेक्ट वाज वर्चुअल, इमेज वाज रियल, दिस इज रियल इमेज, बट ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ पे मिल रही है। तो यूजुअली जो होता है वो ऐसा होता नहीं है। यूजुअली जो रे आती है वो एक पॉइंट से शुरू होती है, मान लो आपका हाथ है, वहाँ से रे शुरू होंगी और वो जाके टकराएंगी, ऐसे से टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट होंगी तो ये पीछे मिलेंगी कहीं जाके, पीछे आप एक्सटेंड करोगे तो जाके कहीं मिलेंगी है, तो वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, है ना। मैंने गलत बना दिया थोड़ा, ये सामने बनना चाहिए था बिल्कुल। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो यूजुअली जो है ये वर्चुअल बनती हैं और ऑब्जेक्ट सर एक्सेप्ट के बाद वाला समझ नहीं आया। ऑब्जेक्ट रियल होता है। यूजुअली मैं कह रहा हूँ कि रियल केस में हमारे ना ऑब्जेक्ट रियल होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा हुआ है, अब इससे आपकी रे निकल रही है ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? रियल ऑब्जेक्ट हुआ। और इमेज कैसे बनी? वर्चुअल। वर्चुअल। तो यूजुअली ऐसे ही होता है। है ना भाई, मान लो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब एक आदमी खड़ा है मिरर के आगे, तो आप पहले इस पॉइंट की रे लोगे बहुत सारी, इस मान लो सिर की इमेज बननी है तो कैसे करोगे? सिर से रे निकालोगे, 3-4, 2 तो कम से कम निकालनी पड़ेंगी, तो 2 रे मान लो मैंने निकाली। अब ये जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे उसकी इमेज बनेगी सिर की। फिर आपने कान की बनानी है तो कान से रे निकालोगे, उसकी इमेज बनेगी, फिर इससे निकालोगे, सबकी निकालोगे। तो ये इस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है कैसे हैं सारे ऑब्जेक्ट? ये रियल या रियल वर्चुअल? ये लो। रियल है क्योंकि इमेज यहाँ से एक्चुअली रे स्टार्ट हो रही है इसके हाथ से, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कैसे बनेगी यहाँ पे? वर्चुअल। इमेज वर्चुअल बनेगी ना, रियल ऑब्जेक्ट में वर्चुअल बनेगी ऐसे, जैसे हमने देखा भी यहाँ पे मिरर के केस में, ठीक है। तो यूजुअली ऐसे ही होता है। तो इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल तो रियल इमेज भी बन सकती है, दैट इन दिस केस इमेज फॉर्म्ड इज रियल। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। यानी यूजुअल केसेस में हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है। किताबों में केवल ये लिखा हुआ है, इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, केवल इतना लिखा हुआ है। तो यूजुअली ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ स्पेशल केस ये है कि जहाँ पे वर्चुअल बन जाती है, सॉरी यहाँ पे रियल इमेज बन जाती है। राइट? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, किसी को और डाउट कोई इसका, इससे रिलेटेड? नो सर। अच्छा ठीक है। सर एक बार इससे पिछली स्लाइड कर दीजिए। डन सर। डन। सर इससे पहले वाली दिखाना एक बार। ये वाली? यस। डन। डन। यस सर। ओके। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से? ठीक है, Yes. क्लियर है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस मिरर के पास लेके आऊं 10 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना पास आएगी?
The same 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। विद रिस्पेक्ट टू सर, सर किसके रिस्पेक्ट में? तो मतलब ग्राउंड ही होगा, अगर कुछ नहीं बोले तो ग्राउंड। अच्छा 10 सेंटीमीटर। सॉरी, तो 10 सेंटीमीटर टूवर्ड मिरर। तो ये टूवर्ड मूव करेगी अगर आपने इसे टूवर्ड किया। अगर आपने इसे अवे किया होता तो ये अवे मूव करती फिर। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अगर मिरर को मूव किया जाए 10 सेंटीमीटर तो इमेज कितना मूव करेगी? सो भी 10 सेंटीमीटर ऊपर। नो। सर 20। यस, 20 इज करेक्ट आंसर। कोई डिस्टेंस मान लो आप लोग, 100 सेंटीमीटर मान लो पहले, उससे देखो सॉल्व करके। पहले 100 मान लो, इमेज भी 100 पे हो जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट 90 पे हो जाएगा, इमेज भी 90 पे हो जाएगी। देखो कितना मूव करी है वो इमेज आपकी। सर ये जो 20 सेंटीमीटर है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या टुवर्ड्स द मिरर वाला? कौन सा सेकंड आंसर? यस सर, 20 सेंटीमीटर जो है उसको टुवर्ड्स किसके लिखेंगे सर? अभी तो मैं निकाला नहीं है, तो निकाल रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अभी कहाँ सॉल्व किया मैंने? सेकंड वाले को 20 आएगा। आ गया। अभी मेरा थोड़ी है, मैं तो निकाल रहा हूँ, अभी तो सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करके तब बताऊंगा ना आपको। आप लोग बताओ पहले तो अभी क्या आएगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। डन? कितने लोगों ने कर लिया? कर लिया यस आपने? यस सर। ओके, देखो बाकी लोग भी सॉल्व करके देखो। सोचो इसको, कुछ भी मान लो यार, 100 सेंटीमीटर मान लो डिस्टेंस पहले। अगर ये 100 था तो इमेज भी 100 पे थी। अब आप मिरर को पास ले आए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट आपका 90 पे हो गया, तो इमेज भी 90 पे बनेगी। तो ये इनिशियल इमेज थी, ये आई डैश है, तो ये कितना आएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से मेजर कर लो, यहाँ से 200 है और यहाँ से ये 180 है, सेम पॉइंट से। तो कितना शिफ्ट हुआ इमेज? 20 सेंटीमीटर। 20। टुवर्ड हुआ या अवे हुआ? टुवर्ड द Towards. ऑब्जेक्ट। टुवर्ड्स। टुवर्ड्स। टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। तो एक चीज बताओ कि ये मिरर है मान लो,
एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज की स्पीड क्या होगी? मिरर अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? सेम ही होनी चाहिए। सेम होगी, है ना? सर ने यहाँ पे लिखा रिलेटिव था वेलोसिटी 0 होगा। रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट जब 10 सेंटीमीटर इधर को आ रहा था तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर इधर आ रही थी, तो अगर 2 सेकंड में मान लो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर चल रहा है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर चलेगी आगे। 2 सेकंड में 4 चलेगा तो ये भी 4 चलेगी, क्योंकि बराबर चलती हैं, बराबर कवर करती हैं। जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वही वेलोसिटी ऑफ इमेज भी होगी। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज शुड बी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड, जो भी दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। और अगर ये ऐसा होता, अब क्या होता वेलोसिटी ऑफ इमेज? 4 मीटर पर सेकंड। अब 4 होता, और सबको क्लियर हो रहा होगा ये? तो ये 4 मीटर पर सेकंड होगा, राइट? फिर ये कैसे होगा? यस सर। कैसे हो गया? अभी तो किया था, यहाँ पे नहीं किया था। आपका जब मिरर 10 सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो इमेज कितना मूव कर रही थी? 20 उसका सेंटीमीटर। डबल तो अगर डिस्टेंस। मिरर 20 स्पीड से मूव करेगा तो इमेज डबल करेगी उससे मूव, यस सर। तो स्पीड डबल होगी, इससे डबल आएगा। ठीक है, यस सर। तभी तो मैं क्वेश्चन दिया था। मैं तो बिना क्वेश्चन दिए पूछता तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट, मैं तो सॉल्व करा के तब पूछा है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ नहीं अभी, तो मेरे को पता है कुछ नहीं आता अभी, तो तुम लोग बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, तो ये 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब मान लो केस ये हो 1 and this is suppose 3. What is the answer now? फोर ही रहेगा। किधर को? टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। टुवर्ड ऑब्जेक्ट। टुवर्ड्स। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा मिरर के मूव होने के कारण 6 आएगा इधर को, क्योंकि मिरर 3 से मूव कर रहा है, आएगा और ऑब्जेक्ट के मूव होने के कारण ये 1 से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मूव होने के कारण कितना आएगा? 1 आएगा इधर को, तो नेट क्या आएगा? नेट कितना आएगा फिर? 5 हो जाएगा। 5 आना चाहिए ना, 4 नहीं आएगा। 4 कैसे आएगा? सर 1 लेफ्ट की तरफ नहीं होगा? 1 किधर की तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ। हाँ, गलत बता दिया भाई हमने, 7 आना चाहिए। यस 7 आएगा, 7 करेक्ट। 1 इधर को आएगा। ये समझ में आया कि अगर मान लो केवल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता तो ये 1 आती है स्पीड इधर को, अगर केवल मिरर मूव कर रहा तो 6 आती है, दोनों मूव करने लग गए तो 7 आ जाएगी। सर ऑब्जेक्ट भी अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा होता तब तो हाँ, अगर डिपेंड तब करता था 5 आ अभी। जाती। एक और केस कर लेते हैं, ये वाला क्लियर हुआ सबको? सर। यस सर। मान लो ये इधर को कर रहा है, ये ले लेते हैं, मान लो 3 इधर को है और ये 1 इधर को है, अब क्या आएगा आंसर? 5 अब इमेज जो है 6 से जाएगी इधर को, और इसके इधर होने के कारण ये इधर को जाएगी कितना? सॉरी, 6 से नहीं जाएगी, 3 जाएगी, 3 जाएगी। और ये इधर को कितना जाएगी? 2। यस सर। ऐसी होगा ना? देख लो,
1 हो तो जाएगा। क्या आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड यस RHS, ये अवे फ्रॉम द मिरर बोल सकते हो। तो क्लियर हो गए। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? यस सर। यस सर। सबको यस क्लियर है? Yes, sir. इस केस में क्या आएगा आंसर? आप आई जे की फॉर्म में बता सकते हो मुझे आंसर? मान लो ये आई कैप है और ये जे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी आई जे की फॉर्म में? पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो 2 इधर को आएगा, 4 कॉस नहीं 4 कॉस आएगा। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। यस कितना आ सर जाएगा? ये 2√3, ये 2√3 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी, ऐसी होगी ना? यस सर यस सर। ठीक है, तो इमेज क्या हो जाएगी फिर? इमेज की स्पीड इधर को कितनी हो जाएगी 2√3 और इधर को 2। है ना? तो अगर कोई मिरर के पैरेलल मूव करता है तो अगर इमेज की स्पीड मान लो x है, तो सॉरी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर x है तो इमेज की भी x ही होगी। पैरेलल ऑफ द मिरर अगर मूव करोगे आप तो, है ना, सेम रहेगी। यस तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप पैरेलल मूव करो या मान लो मिरर मूव कर रहा है इधर को 5 मीटर पर सेकंड से, इससे कोई फर्क पड़ेगा इमेज की उसमें स्पीड में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2j कैप माइनस 2√3 आई कैप। ठीक है? यस ओके, तो ये जो मिरर की स्पीड है इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान रखिएगा कि मिरर अगर आप पैरेलल मूव कराते रहोगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट खड़ा है वहाँ पे कोई आदमी और आप मिरर को ऐसे मूव करा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी कि इमेज यहाँ चली जाएगी उसकी थोड़ी देर बाद। इमेज तो यही बनेगी हमेशा सामने उसके। ठीक है? ऐसे मूव करती है इमेज कभी मिरर को मूव कराने पे? नो सर। नहीं करती? पक्का? यस नहीं कर। बस एक केस में करती है। किस केस में? जो होती है ना भूत वाली मूवी, उसमें कर जाती है ना मूव मिरर के साथ इमेज। ऐसा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है ना वहाँ पे, यस है ना, मूव भी कर जाती है, कभी गायब भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है वहाँ पे तो वहाँ हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में मूव नहीं करेगी। अगर आपका मिरर आप मूव कराओगे तो इमेज विल बी एट इन द फ्रंट ऑफ दिस। क्लियर? सर वो Yes, मिरर sir. होता है? यस सर। भूत वाली मूवी में मिरर नहीं देखा आपने? वो गायब हो जाता है कई बार या कुछ और आया था सामने, तो सर वो मिरर थोड़ी होता है, तो क्या वो होता तो है मिरर तो? दिखाते हैं। अच्छा, तो होता तो मैंने दिखाते तो मिरर ही है, भूत वाला मिरर होता होगा वो अलग से। मैं तो उस पर ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं अमेजन पे भूत वाला मिरर एनीवे चलो, अपार्ट फ्रॉम द जोक, तो ऐसा होता है ये। तो ठीक है, तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे सारे ना, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे कि क्या क्या है ये। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं क्लास आज की, मैंने एंड करते हैं। अगर मान लो मैं अपनी फुल इमेज देखना चाहता हूँ, फुल इमेज, तो मुझे मिरर कितने साइज का चाहिए कम से कम? ठीक है, तो इमेज देखने के लिए मतलब H/2 h/2 चाहिए होता है ना। तो मान लो आंखें हैं यहाँ पे आदमी की और ये है, तो आदमी अगर फुल इमेज देखना चाहता है अपनी, उसका मतलब ये है कि उसकी जो पाँव से लेके सिर तक उसे पूरा दिखाई दे,
अब देखेगा कौन, देखेगी तो आंखें, तो यानी रे जो है फाइनली आंख में आनी चाहिए, सिर की भी और पाँव वाली भी। तो अगर वो सिर की और पाँव की रे आंख में आ रही है तो बाकी तो आई जाएंगी, बीच वाली तो आई रही होंगी यानी। यस सर। तो यानी अगर ये सिर की जो रे हैं ये टकरा के आंख पे आ रही है और पाँव वाली रे टकरा के आंख पे आ रही है, तो देन ऑल द रे आर कमिंग ऑन द आईज, टू द आईज। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आप ज्योमेट्री लगाओगे यहाँ पे तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे आपस में, है ना। ऐसे ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ठीक है। अब सपोज ये लेंथ y है और ये लेंथ x है, तो मैन की हाइट कितनी हुई? x प्लस वाई हुई। अब यहाँ पे जब आप ये बनाओगे डायग्राम कंप्लीट, तो ये लेंथ कितनी आएगी? ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगी। अगर आप सिमिलर ट्रायंगल वगैरह प्रूव कर दोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगी दोनों, क्योंकि एंगल बराबर है, ये साइड सेम है, तो उससे ये 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल जो है क्या होंगे, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे दोनों। यस सर। तो ये दोनों बराबर होंगे, x/2 ये बोल सकता हूं मैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही ये भी आपका बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक आप देखोगे तो y/2 आ जाएगा। ये बराबर आएंगे दोनों, ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब मुझे जो मिरर चाहिए वो कितना चाहिए? मुझे तो ये वाली रे देखनी है और ये वाली रे देखनी है। अगर मैं ये दोनों रे देख लूं तो बाकी रे तो इसके बीच में पड़ रही होंगी, कहीं यहाँ पे फॉलो कर रही होंगी, यहाँ पे कर रही होंगी, यहाँ पे कर रही होंगी, तो सारी तो आई जाएंगी मेरी आंखों में। तो अगर मेरे को केवल इतनी हाइट का मिरर मिल जाए तो मेरा काम चल सकता है। यस सर। चल सकता Yes, sir. है ना, चल सकता है। तो आई रिक्वायर अ मिरर ऑफ हाइट x प्लस वाई बाय 2, ये x/2 प्लस y/2 विच इज x प्लस y/2 विच इज h/2। तो मुझे जो हाइट ऑफ द मिरर जो चाहिए वो h/2 चाहिए। फिर x/2 कैसे आएगा? x/2 कैसे आए? x/2 सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर देंगे। ये साइड आपकी कॉमन है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल बराबर है आपस में, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, तो इनकी साइड की जो लेंथ होंगी ये सारी बराबर होंगी आपस में, ये इसके बराबर होगी। तो अगर ये लेंथ आपस में बराबर है तो देन पूरी लेंथ तो आपकी x थी है, तो ये x/2 होगी, x/2 होगी। ठीक है, कर सकते हैं। यस सर। ओके। तो मुझे पूरा हाइट देखने के लिए जो मिरर चाहिए वो हाइट h/2 चाहिए। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ओके। तो अगर मान लो मैं मिरर की डिस्टेंस चेंज करूं तो मुझे मिरर की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है यहाँ पे या नहीं होगी, सेम होगी? मतलब मैं डिस्टेंस अगर मिरर का दूर कर दूं से या पास कर दूं तो क्या सेम मिरर से काम चल जाएगा? मेरा h/2 का मिरर है मेरे पास मान लो, और मुझे अपनी ये देखनी है, पूरी हाइट देखनी है। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मिरर, है ना, दोबारा बना लेते हैं। ऐसे रखा हुआ है मैंने, ये मेरा वो है और ये मैंने मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये रे आ रही है और टकरा के मेरे आंख में आ रही है। अब मैं इस मिरर को दूर ले जाऊं तो मिरर की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी या h/2 से काम चल जाएगा? बड़ा चाहिए होगा, छोटा चाहिए होगा? अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो छोटे से काम चल जाएगा। बताओ भाई, छोटा चाहिए होगा या बड़ा चाहिए होगा? काम चल जाए छोटे से। छोटे से काम चल जाएगा। पीछे करने पे छोटे से। छोटे से काम चल जाएगा और आगे करूंगा तो बड़ा चाहिए फिर मुझे इतने साइज का चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पे रखा, ऐसा कुछ चाहिए होगा या फिर कुछ और एंगल बनेंगे उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। बड़ा मिरर चाहिए होगा आपको। यस सर। तो ये मैंने डिपेंड करता है। तो अभी मैंने आपको कंडीशन नहीं दी थी कितना मिरर चाहिए, मैंने आपका डिस्टेंस किया। अगर मैं डिस्टेंस को आपको फिक्स कर दूं कितना आपका डिस्टेंस इतना होना चाहिए तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने आपको लिखा नहीं है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। तो मिनिमम
मतलब डिस्टेंस आपके लिए कोई भी आप कुछ भी कर सकते हो, तो मिनिमम आपको h/2 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। h/2 से कम में नहीं चलेगा, अगर आप h/2 से कम की कोशिश करोगे शायद वो बने ही ना, ठीक है, डायग्राम ना बने अगर कंप्लीट हो सकता है, राइट। यस सर। चलो एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लेते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास को। ये क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट द सेंटर, यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, एट द सेंटर ऑफ द रूम looking toward a plane mirror hung on a wall can see the whole height of the wall behind him if length of the mirror is dash the height of the wall। तो आपको आंसर बता देता हूँ इसका, आप लोग प्रूव कर देना। आंसर इसका आएगा, बता दूं? नो सर। बता दिया मैंने, चलो 1/3 आएगा, 1/3 होना चाहिए। तो आपको प्रूव करना है, भी खुद प्रूव करना है एक बार ट्राई करके। तो यहाँ पे पीछे रख की वॉल का आपको इमेज देखना है और मिरर सामने रखा हुआ है, तो रे डायग्राम बनेगा जो कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसे आपकी आंख पे आपके गिरेगा, यहाँ पे आदमी यहाँ पे खड़ा है, ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो उसमें प्रूव करने की कोशिश करना है कि जो हाइट ऑफ मिरर चाहिए होगी ये h/3 चाहिए होगी, अगर ये h है तो ये h/3 होगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, ये सेंटर पे खड़ा है, मैंने ये डिस्टेंस बराबर है दोनों आपस में, वहाँ से प्रूव करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपका, ये आप लोग ट्राई करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं पहले, वो करने के बाद फिर आगे मूव करते हैं, ओके। सर जो h/2 हाइट आया था मिरर का, हम्म, सर वो किस डिस्टेंस पे आया था? उससे कम से भी काम चल सकता था। किस डिस्टेंस पे आया था, आई थिंक डिपेंड करेगा, पर्सन के हाइट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, वैसे h/2 कहना सर कैसे सही कैसे होगा? सही कैसे होगा मतलब सर दूर ले गए तो तब वेरी कर रहा है, पास ले जाए तभी वेरी कर रहा है। हाँ, तो h/2 इज द मिनिमम हाइट, ये मिनिमम है, मतलब आप अगर आपको डिस्टेंस की कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है, आपके कोई कुछ भी कर सकते हो आप डिस्टेंस, तो h/2 तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम है, यस सर। ये मिनिमम है ना, ठीक है, डन। यस सर। यस सर। चलिए तो ठीक है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे ऑप्टिक्स को। चलिए बाय ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट।